आपको हम बता दें कि बलरामपुर जनपद वो जनपद है जहाँ से प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीत के गए और बाद में वो प्रधानमंत्री भी हुए। लेकिन बलरामपुर अति पिछड़े ज़िलों में आता है। सभी समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सभी समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार में इनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती और 2024 में ये दिखा भी दिया है। एनालाइज किया होगा, क्या वजह मानते हैं आप जो कुछ देखिए, मतों से एक चूके? सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि चुनाव जब 2022 के चुनाव में टिकट हमको चुनाव से 1 महीना पहले मिला। राशन देके सिर्फ़ ये जो है राशन दे के दिखा रही है और हिंदू मुस्लिम कर रही है। सीधी-सी बात है, उनके पास एक ही फैक्टर है कि एक दूसरे को लड़ाते रहो आपस में और राज करते रहो। हम पूरे देश की बात तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कम से कम अपने क्षेत्र की बात तो हम कर ही सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं कि अगर 10 दिन का लॉकडाउन, 15 दिन का लॉकडाउन, 1 महीने का लॉकडाउन लग गया तो उनके पास खाने के लिए नहीं, अनाज नहीं बचा, उनके पास पैसे नहीं बचे। ऐसे भी लोग हैं कि 1 महीने के लॉकडाउन में कितने लोग ऐसे हैं कि बिना इलाज के कोरोना में इनकी मृत्यु हो गई। आपकी राय क्या है जो काउंटर किया जाता है बार बार बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी तो कह रही थी 3 तलाक से बहुत फ़ायदे होंगे। कितने फ़ायदे हुए बीजेपी ने आज तक आंकड़े नहीं दिए। बीजेपी कहती थी कि नोटबंदी से सारा आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। उसने कोई नोटिफिकेशन जारी करके नहीं बताया कि हमने नोटबंदी किया, उसके ये फ़ायदे हुए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसने जिंदगी में अब तक जो सफर जिया है उसमें किसी भी पड़ाव पर अगर हार आई तो उसे मन पर हावी नहीं होने दिया और जीत अगर आई तो उसे दिमाग पर नहीं चढ़ने दिया। कारोबार जगत में आत्मविश्वास के दम पर, अपने बलबूते पर कामयाबी भी हासिल की, शोहरत भी हासिल की। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है जिंदगी में जिसके बाद यह लगता है कि समाज को कुछ देने का वक्त है, समाज सेवा में उतरने का वक्त है। और यही सफर आगे बढ़ते बढ़ते राजनीति में आ जाता है। चुनावी राजनीति की बात होती है तो उसे हम सीधे तौर पर हार या जीत के तौर पर देखते हैं। जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं वही चुनावी राजनीति में आए और 2022 के विधानसभा चुनाव में कार्य क्षेत्र के लिए चुना उतरौला को। आपको हिंट मिल गई होगी हम किसकी बात कर रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा और जानने की जरूरत है क्योंकि जिस चुनाव की मैं बात कर रहा हूं वहां पर चुनावी तौर पर अगर आप उसका आकलन करते हैं हार और जीत के नजरिए से तो उसमें उन्हें हार मिलती है। लेकिन अगर आप बड़े समीकरणों पर देखते हैं, बड़ी तस्वीर में इसका आकलन करते हैं तो आप पाएंगे कि उनको जो मिलना था इस चुनाव से वो उनको मिला। एक अनुभव मिला, अपनापन मिला, विश्वास जागा कि इस नए क्षेत्र में भी वो बदलाव ला सकते हैं। और इसी शख्सियत पर हम बात करने जा रहे हैं, किस तरीके से उनका राजनीति में आना हुआ, उनका आगे को लेकर, भविष्य की राजनीति को लेकर नजरिया क्या है, प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, देश की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं और जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ चुके हैं वहां की जनता को लेकर जो संवाद उनका रहा है, क्या समस्याएं वो पाते हैं और अगर उनको मौका मिलता है तो वो क्या बदलाव ला सकते हैं। हसीब खान साहब, स्वागत है आपका। जैसा मैंने कहा कि अभी तक का जो मैंने आपका सफर देखा है कि एक बिजनेसमैन होना, उसके बाद आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना और आपको ये लगना कि नहीं अब समाज को देने का वक्त है। फिर बहुत कम वक्त में आप राजनीति में आते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और अब आगे भी भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है, लेकिन आप अपने आप को जब देखते हैं, अभी तक का जो सफर देखते हैं, आप क्या पाते हैं? अगर आपको अपने आप को बताना हो, परिचय देना हो कि हसीब खान है कौन, तो वो है क्या? मैं अपने आप को आज जिस जगह पे पाता हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, कि मैं जो जनता है, जनता के सुख दुख में खड़ा रहना चाहता हूँ। मेरा काम जो था, मैं बिजनेस में काफ़ी बचपन से ही समझ लीजिए बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ और बहुत कुछ उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए और लेकिन कोरोना काल के बाद हमने देखा कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ हमने किया है, लेकिन किसी दूसरे के लिए जब कुछ करते हैं तो जो खुशी अंदर से मिलती है
वो किसी और काम में नहीं मिलती। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, हम अपने लिए तो होटल में बैठ के बहुत कुछ खा लेते हैं, पार्टियाँ कर लेते हैं, लेकिन किसी भूखे को जब खाना खिलाते हैं, तो वो खुशी नहीं मिलती है, जो हम चाहे बड़े होटल में खाना खा लें या कितनी भी बड़ी पार्टियाँ कर लें। जब हम खुद तो अच्छी तरह सोते हैं, ठंडियों में हमारे पास हीटर लगे होते हैं, हमारे पास रूम हीटर लगे होते हैं, उसके बाद गर्म हीटर एसी लगे होते हैं। लेकिन एक कंबल जब हम किसी को ओढ़ाते हैं, किसी गरीब को, तो जो वो खुशी मिलती है, वो खुशी हमको अपने घर में आराम से सोने में वो खुशी नहीं मिलती। और यही सोच के साथ ही राजनीति में मेरा आना हुआ। कोरोना काल के बाद हमने देखा कि ऐसे भी लोग हैं हमारे इस समाज में, हमारे इस देश में, हमारे इस क्षेत्र में। हम पूरे देश की बात तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कम से कम अपने क्षेत्र की बात तो हम कर ही सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं कि अगर 10 दिन का लॉकडाउन, 15 दिन का लॉकडाउन, 1 महीने का लॉकडाउन लग गया, तो उनके पास खाने के लिए नहीं, अनाज नहीं बचा, उनके पास पैसे नहीं बचे। ऐसे भी लोग हैं कि 1 महीने के लॉकडाउन में कितने लोग ऐसे हैं कि बिना इलाज के कोरोना में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, और समस्याएँ इतनी नहीं हैं, समस्याएँ अनेकों हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हम कर सकते हैं, कम से कम उतना तो करें। जैसे कि कंबल हम बाँटते हैं, हमारे विधानसभा में करीब 4 लाख वोटर हैं। अब हम 4 लाख कंबल तो नहीं बाँट सकते हैं, और 4 लाख कंबल बाँटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे विधानसभा में ऐसे भी लोग हैं जो कम से कम 2 लाख लोग ऐसे हैं जो खुद कंबल दूसरे को बाँटने के लायक हैं। लेकिन जो 2 लाख बचे, हम कहते हैं कि हम 50,000 बाँटते हैं, 20,000 बाँटते हैं, कुछ लोगों को तो मदद होती है। और हर आदमी यही सोच ले कि हम अपनी तरफ से हर आदमी 2 कंबल बाँटना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से किसी गरीब के यहाँ कमी नहीं रहेगी। जरूरतमंद को मिले भी, और वो भी लोग सोचें कि जो अपने स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोरोना की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत दुखदाई समय हमने देखा है देश में, और हमने ये भी देखा, 2 तस्वीरें देखी। एक तरफ तो लोग किस तरीके से परेशान थे, सरकार अपने स्तर पर जो कर सकती थी वो कर भी रही थी, लेकिन उसके बाद भी समाज से ही बहुत से लोग उठकर आए आपकी तरह, जिन्होंने हर संभव मदद करने की कोशिश की। मुझे जो किस्सा पता चला और जो बातचीत में निकल कर आया कि कोरोना में बहुत से लोग थे जो अचानक रोजगार जाने से, जो दिहाड़ी मजदूर थे या ऐसी जगह पर जिनके पास रोज कमाने खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वो अचानक बड़े शहरों से छोटे शहर अपने गांव की ओर पलायन कर रहे थे। तब शायद आपका ये काम शुरू हुआ जब आपने बीच में मजदूरों को रोककर उनके खाने पीने की व्यवस्था की। जी, जब कोरोना में लोग पैदल आ रहे थे, तो हम लोग लखनऊ रोड पे, जो कानपुर से लखनऊ रोड आता है, उस पे शाम के टाइम हम लोग खड़े होते। वैसे परमिशन नहीं मिला था उस टाइम पे भीड़ इकट्ठा होने की, फिर भी हम लोग परमिशन लेके जो भी किट हो पाता था, खाने पीने का जो सामान था, उतना उपलब्ध कराते थे, और लोग मिलते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती थी कि दिल भर जाता था कि मतलब कैसे लोग 800-800 किलोमीटर, 900-900 किलोमीटर, 1200-1200 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ पे रोजगार नहीं बचा, लॉकडाउन लग गया, खाने के लिए नहीं बचे, तो अपने घर वापस आ रहे थे कि कम से कम हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो किसी तरह देख के इतना मतलब अंदर से मन ऐसा हो गया कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो 1 महीना लॉकडाउन लगने की वजह से उनको इतना दूर दूर का पलायन करना पड़ रहा है, घर छोड़ के, मतलब जहाँ पे गए हुए हैं प्रदेश में, वहाँ से अपने घर वापस आ रहे हैं। तो कम से कम उनके लिए कुछ हम कर सकें, तभी हमारा मन बना कि हम राजनीति में आएंगे, और जो भी हमसे हो सकता है, जितनी भी हमसे मदद हो सकती है, वो लोगों के लिए किया जाएगा। हमारे विधानसभा में कोई रोजगार का कोई संसाधन नहीं है, और हमारे यहाँ पे बिजली की ऐसी समस्या है कि आप गर्मियों में एक दिन नहीं बिता सकते हैं। तो किस तरीके से वहाँ पे उद्योग आएगा? अगर सड़क और बिजली नहीं है तो वहाँ पे उद्योग कैसे आ सकता है? तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और इन सब चीज़ों पे ध्यान। खान साहब, मैं उतरौला पर आऊंगा क्योंकि बहुत समस्याएं उतरौला की, लेकिन अभी तक जो भी आपको देखकर जान पड़ता है, जितनी जानकारी है हमारे पास, इसको और थोड़ा सा आप करेक्ट करिए, क्योंकि
आम तौर पर राजनीति का एक एक फलसफा है कि राजनीति में आने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपकी किस्मत भी बुलंद होनी चाहिए, आपके पास कांटेक्ट भी होनी चाहिए, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है चुनावी राजनीति तक पहुंचने में। कई जी, बार आप वहां तक नहीं जी। पहुंच पाते हैं। आपका सफर देखकर ऐसा लगता है जैसे आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी का आपने नाम सुना होगा। बिहार से एक 14 जी, साल का बच्चा आया और एक मैच में उसने वो करिश्मा किया कि हर कोई उसका मैच देखना चाहता था। ये जी। 2-3 सालों में समाज सेवा के जो आप काम कर रहे थे, 2-3-4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बड़े-बड़े राजनेताओं को आपके क्षेत्र में पसीने आ गए, आप आ गए, खान साहब आ गए, इनको चुनावी राजनीति में अचानक पदार्पण हो जाता है, सब कोई जान जाता है, हुआ क्या? देखिए ऐसा है, जब आप कोई काम दिल से करना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर भी आपका साथ देता है, भगवान, अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं। जब आप दिल से आपके अंदर दिल से काम करने की इच्छा होगी और जब आप काम करना चाहेंगे सच्चे मन से, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। हमने भी वही काम किया। हमने जब हमको राजनीति में आना था, तो हम राजनीति में किसी कुर्सी की लालच से नहीं आना चाह रहे थे या किसी और चीज़ों के लिए नहीं आना चाह रहे थे कि राजनीति में हमको मेरा दिल था कि लोगों की सेवा करूं, किस तरह से कर सकता हूं। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अपने तरफ से अगर मदद करना चाहेगा किसी का, तो 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 200 लोगों का मदद कर सकता है। लेकिन एक समाज का मदद नहीं कर सकता, उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म होना ज़रूरी है। और ये सोच के ही राजनीति में आया और मेरी जो ये सोच थी, इसी सोच की वजह से ऊपर वाले ने रास्ता बनाया और इतना जल्दी हमको चुनाव लड़ने का भी मौका मिला और थोड़े वोटों से रह गया। लेकिन चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि मैं घर बैठ जाऊँ। उसके बावजूद भी लगातार मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसा जहाँ पे मेरे लायक जो काम होता है, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और यही काम के लिए मैं राजनीति में आया ही हूँ। हाँ साहब, लेकिन जो चुनाव के नतीजे हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत क्लोज फाइट, मैं ऐसे कहूंगा कि जीत की दहलीज पर आकर रुक जाना। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, आप संगठन में इतनी वक्त से काम नहीं कर रहे थे, आप अचानक आते हैं और लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, आप कामयाब होते हैं। आपके अगर वोट परसेंट देखूं मैं तो 33% के ऊपर का वोट मिला आपको, जी, 65,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं आपको। बीजेपी यहां से सीट निकालती है, राम प्रताप वर्मा, 87,000 से ज्यादा वोट उन्हें मिले। क्लोज फाइट थी आपकी। लेकिन जब आपको ऐसे एनालाइज करते हैं, चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि कुछ सीटें ऐसी हैं राज्य में, और ये आमतौर पर हिंदी बेल्ट में हम देख रहे हैं जब से AIMIM क्लोज फाइट दे रही है, जहां पर माइनॉरिटी वोटर्स होते हैं, वो वोटर्स के बटने से कहीं ना कहीं फाइट कमजोर हो जाती है ऐसे दलों की, जहां पर मुस्लिम वोटर ज्यादा जाता हुआ नजर आता है। क्या ये कारण मानते हैं आप? आपने एनालाइज किया होगा, क्या वजह मानते हैं आप जो कुछ देखिए मतों से एक चूके? सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि चुनाव जब 2022 के चुनाव में टिकट हमको चुनाव से 1 महीना पहले मिला। 1 महीने से भी कम समय था। आखिरी दिन मैंने नामांकन किया था और हमारा विधानसभा इतना बड़ा है, 40 से 45 किलोमीटर का रेंज है हमारे विधानसभा का। हर लोगों के पास, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था कि लोग पहले से मुझे जानते हों। सभी के पास जाना और उनको समझाना कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मैं किस मकसद से राजनीति में आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। लोगों के पास मैं पहुँच ही नहीं पाया, अपनी बात ही नहीं रख पाया और विरोधियों ने ये अफ़वाह फैला दिया कि जब वो अभी वोट माँगने नहीं आ रहे हैं, तो वो चुनाव के बाद, जीतने के बाद कैसे आएँगे। ठीक ये है। चीज़ें कहीं न कहीं लोगों के दिमाग पे फिट कर गई, क्योंकि इतना बड़ा विधानसभा, आप भी जानते हैं, 1 महीना कोई समय नहीं होता है। 5 साल भी अगर आदमी पूरे विधानसभा में चले तो भी कम है। लेकिन 1 महीने के अंदर पूरे विधानसभा में उस आदमी को चलना है, जिस आदमी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल नया हो। और लोगों को जो विरोधियों ने गुमराह किया कि वोट माँगने नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो फिर वो जीतने के बाद कैसे आएँगे? तो कहीं न कहीं लोगों की माइंड पे वो असर कर गया। ये एक बड़ी वजह बनी। लेकिन ऐसी सीट जहां पर कोई, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में थे, ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर क्या समीकरण इससे पहले रहे। क्या आपको लगता है कि एक सस्पेंस बना रहा, क्योंकि आरिफ अनवर हाशमी का नाम भी सामने था, तो क्या ये सस्पेंस लास्ट तक बना रहा, इसका आपको नुकसान हुआ? या मैं दूसरा सवाल ऐसे भी लेकर आना चाहूं कि क्या आपको, या आप मानते हैं कि पूरी तरीके से पार्टी के अंदर से
या संगठन के अंदर से आपको समर्थन नहीं मिला या मिला, उसके बाद ये समीकरण हुए? देखिए, ये तो इस बात की तो दिक्कत हुई कि लाख आखिरी तक सस्पेंस बना रहा, टिकट किसको मिलेगा, चुनाव कौन लड़ेगा। हम्म, और पार्टी के अंदर भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम्म, पार्टी के अंदर भी कुछ मतभेद थे, कुछ लोगों ने उस तरीके से मेहनत नहीं किया। लेकिन ठीक है, हर पार्टी में थोड़े बहुत होते हैं गुटबाजी। लेकिन मेन कारण यही रहा कि समय बहुत कम मिला और लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचा नहीं पाया, लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाया। अब लोग अफ़सोस भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अब जब लोग मिलते हैं तो वो कहते भी हैं कि भैया हम वोट आपको नहीं दिए थे, लेकिन बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, क्योंकि उस टाइम पे ये समझाया गया, ये कहा गया, ये अफ़वाह उड़ा दिया गया कि वो तो लखनऊ से आए हैं और जीतने के बाद आएँगे ही नहीं। अभी वोट माँगने आए थे क्या? और उस समय आप आए भी नहीं हमारे गाँव में। तो बहुत से गाँव में ऐसी लोग मिलते हैं और बताते हैं, लेकिन भैया हमसे गलती हो गई। तो उस चीज़ का एहसास भी करते हैं और खुशी भी होती है, कम से कम कोई तो है, अपना समझते हैं, तभी ये कहते हैं कि हमने आपको वोट नहीं किया। तो लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो अच्छा भी लगता है सुन के, और ये भी पता चलता है कि क्या कमियां रह गई थी 2022 में, जो हम चुनाव हार गए। 2022 से 2027 कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी बहुत कुछ सीखते हैं, हारने के बाद तो बहुत ज्यादा बहुत सीखते खुश। हैं। तो ये फर्क क्या महसूस करते हैं आप उस चुनाव में और अब जो आएगा चुनाव? तब तक आपको कुछ ऐसा लगता है कि इन 3-4 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा है? कुछ ऐसी 2-3 चीजें बताइए जो अ, बहुत कुछ सीखा। और जब चुनाव हार गया था तो बड़ा अफ़सोस हुआ कि इतना मेहनत किया हमने, इतना दौड़ भाग, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी चुनाव हार गया। लेकिन अब 1 साल के बाद ही इस बात की खुशी होने लगी कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ चुनाव हार गया, क्योंकि सरकार हमारी बनी नहीं थी और लोगों में जो हमने वादे किए थे, हम एक भी वादा पूरा ना कर पाते। हम चाहते हैं उतरौला का विकास हो, वहाँ पे 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हों, एक भी काम मैं नहीं कर पाता। अगर मैं चुनाव जीत भी गया होता, तो लोग गुमराह होते। लोग ये नहीं समझ पाते कि कैसे नहीं हुआ। उनको इससे मतलब नहीं होती है कि सरकार किसकी है, किसकी नहीं है। उनको इससे मतलब होता है कि हमने जिसे वोट किया, उसने क्या वादा किया है और वो पूरा कर रहा है कि नहीं। एक भी वादे में शायद पूरा ना कर पाता। इसलिए अब खुशी भी हो रही कि चलो ठीक है, अब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और उस सरकार में उतरौला का विकास भी होगा और लोगों को जो हमने वादे किए थे, वो वादे भी सब पूरे होंगे। आपने 2027 के चुनाव की जब बात की तो आपका ये विजन है और मैं देख रहा हूं कि आप कोशिश भी इसलिए कर रहे हैं कि 2027 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, ठीक है? जी। लेकिन इसी बीच पूरे क्षेत्र में जो हलचल है, शायद आप तक भी अब बात पहुंची होगी, हलचल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस आप में संभावनाएं देख रही है, कांग्रेस के नेता आपसे संपर्क कर रहे हैं, कोशिश ये भी हो रही है कि किस तरीके से आपको साथ में जोड़ा जाए। आपने भी सुना होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी 2024 से इंडिया अलायंस के पार्ट हैं दोनों, और 2027 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर बहुत से टीवी चैनल के माध्यम से भी और कार्यालय में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी। तो फिर दोनों अलग ही कहाँ हैं? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, इंडी अलायंस में दोनों है, लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि क्या कांग्रेस के नेताओं से आपसे संपर्क करने की कोशिश हुई है? ये जो खबर है आपके क्षेत्र में भी कि माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाने की आपको बात हो रही है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। मुलाकात होती रहती है सभी लोगों से, क्योंकि सब लोग को साथ में मिल के लड़ना है। इंडिया अलायंस साथ में मिल के लड़ेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा है। तो इसी लिहाज से सभी एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होगी तो गोंडा पोस्ट को सबसे पहले बताएंगे। ठीक है। उतरौला के बहुत से दर्शक हमारे साथ हैं, पूरे क्षेत्र के हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी नजरिए से पूरे क्षेत्र में घूमते हुए चुनाव से तब से लेकर अब तक क्या आपको लोगों से बात करते हुए समस्याओं का पता चला है जो आपको लगता है कि सबसे पहले उसको सुलझाए जाने की जरूरत है अगर इस क्षेत्र को विकास करना है?
सबसे पहले वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। वहाँ के जितने स्टूडेंट हैं, या तो वो लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, या फिर इलाहाबाद चले जाते हैं। जिनके रिलेशन में कोई है, बॉम्बे दिल्ली चले जाते हैं। एजुकेशन के लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी सबसे मेन चीज़ स्वास्थ्य। अगर वहाँ पे किसी को अटैक आ जाए तो लखनऊ के लारी के सिवा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं। लाइट की व्यवस्था ऐसी है कि गर्मी में एक दिन, अप्रैल मई में एक दिन आप वहाँ नहीं गुजार सकते हैं। लाइट जो कभी कभी 24-24 घंटे तो छोड़ दीजिए, 3-3 दिन, 4-4 दिन ट्रांसफार्मर जल जाता है और वो ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता है। तो आप शहरों में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी दुकान पे अगर इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसके यहाँ इतने सारे मोबाइल लगे हुए हैं। पूरे गांव के मोबाइल चले आते हैं चार्ज होने के लिए। अब आप समझिए कि ये व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था आज की तारीख में है तो कितना पिछड़ा हुआ है। कि बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार है, हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। कई स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, वो भी आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें हैं जिसका फ़ायदा पहुंचाने की बात हो रही है। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कहे, आपको हम बता दें कि बलरामपुर जनपद वो जनपद है जहाँ से प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीत के गए और बाद में वो प्रधानमंत्री भी हुए। लेकिन बलरामपुर अति पिछड़े ज़िलों में आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री जीत के गया हो वो ज़िला आज भी अति पिछड़े ज़िलों में आता हो तो कितना विकास हुआ होगा। तो कहने के लिए तो कुछ भी कोई कहता रहे, लेकिन सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि ना तो वहाँ अस्पताल की व्यवस्था है कोई अच्छे, ना तो एजुकेशन के लिए कोई अच्छे कॉलेज हैं, और बिजली की और सड़क की हालत तो एकदम जर्जर है। हम आपको बता रहे हैं, आप खुद सर्वे कर लीजिए, आपके भी तमाम वो होंगे वहाँ पे। ये समस्या तो हम एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम लगातार अपने चैनल्स के माध्यम से दिखाते रहे हैं कि खासतौर से गलत इलाज होने की वजह से किस तरीके से मरीजों की जान जाती है और कोई सुनवाई नहीं है। तो एक बड़ी समस्या, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहुत से युवा आपको सुन रहे हैं और मैं ये देखता हूं कि इस क्षेत्र में गल्फ कोई चला गया, जो ज्यादातर युवा कोशिश करते हैं खासतौर से जी। माइनॉरिटी कम्युनिटी से, कि वो एक रोजगार का साधन बन सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चीनी मिल को छोड़ दें, इतने सालों में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है इससे पहले, क्या वजह रही कि यहाँ पर रोजगार को लेकर या बहुत अच्छी फैक्ट्रीज लगाई जाएं या लोग पलायन करके दूसरे शहरों में ना जाएं, जैसा हमने देखा है कोरोना के वक्त में, यहाँ रोजगार पूरे इलाके में आ नहीं पाया? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, रोज़गार के लिए कोई भी इंडस्ट्री कहीं आती है, मैं इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ हूँ इसलिए जानता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, बिजली और सड़क। ये दोनों वहाँ पे बहुत ही जर्जर हाल में हैं। जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगाने के इच्छुक नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो प्राइमरी चीज़ें हैं कि स्ट्रक्चर कोई बनाए वहाँ पे, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो बिजली और सड़क, ये दोनों के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और दोनों ही जर्जर हाल में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो सड़क बनी थी, उसके बाद में उस सड़क का जो उसमें टूट-फूट हुई, रिपेयरिंग भी नहीं हो रही है, और नए सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ है पूरे जनपद बलरामपुर में या जनपद गोंडा में। या जो सड़कें बनाई गई थी उनका भी बहुत बुरा हाल हो गया, उनको भी रिपेयरिंग नहीं कराया गया। तो जब तक सड़कें और बिजली की समस्या नहीं सुधरेगी, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है, और ये पूरे क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ बलरामपुर की उतरौला सीट की बात नहीं है, पूरे इलाके में जो आपने समस्या की बात की, पूरे इलाके की है, पूरे एड्रेस जी। करने की जरूरत है। लेकिन इसी से एक सवाल निकल कर आता है कि 2017 में बीजेपी का आना, पूर्ण बहुमत से 2022 में आना, और ये वजह मानी गई कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको बीजेपी एड्रेस करने में कामयाब हुई। खासतौर से अब मैं प्रदेश की राजनीति को लेकर भी कुछ सवाल आपसे कर रहा हूं। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात की जाती है, और खासतौर से महिलाओं वोटर्स ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में हम देखते हैं कि आंकड़े जा रहे हैं, यहाँ महिला वोटर्स को और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को सुलझाने में समाजवादी पार्टी की सरकार फेल रही थी? इसका फायदा बीजेपी को मिला, या आपको लगता है कि इसका प्रचार इस तरीके से हुआ, असलियत कुछ और थी? देखिए, 1090 किसने चालू किया? समाजवादी सरकार ने चालू किया।
108 किसने चालू किया? समाजवादी सरकार ने चालू किया। एक्सप्रेस वे किसने बनाया? समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। मेट्रो किसने चालू किया? समाजवादी पार्टी की सरकार में कंप्लीट हुआ है, फीता अलग काटा गया। देखिए, काम समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हुआ है वो इस गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फीता काटा गया है। लेकिन उसका जो प्रचार करने का तरीका है, उसको तरीके से पेश करने का, महिलाओं के आज दलित की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हाथरस में क्या हुआ, हर जगह तो आप सुन रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार अपनी चीज़ों को छुपा रही है, जो है राशन दे के, सिर्फ ये जो है राशन दे के दिखा रही है और हिंदू मुस्लिम कर रही है। सीधी सी बात है, उनके पास एक ही फैक्टर है कि एक दूसरे को लड़ाते रहो आपस में और राज करते रहो। काम के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप हमको बता दीजिए कोई नया, हमारे पूरे मंडल में, हम गोंडा और उतरौला की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देवी पाटन मंडल में कोई अच्छा हॉस्पिटल बना इन 10 सालों में? 17 से सरकार आई है, आज 25 हो गए, 8 साल हो गए। 8 सालों में कौन से सरकार अच्छे अस्पताल बने? कौन से अच्छे स्कूल बने? कुछ भी तो नहीं हुआ है। बिजली की व्यवस्था जैसी थी उससे भी जर्जर हो चुकी है। सड़क जो बनाए गए थे 2012 से 17 के बीच में, उस वो भी खराब हो चुके हैं। तो क्या हम एक मंडल की बात कर रहे हैं, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम एक मंडल को एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप उसी में देख लीजिए, पूरे चावल को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 दाने निकाल के देख लेता है आदमी कि पक गया कि नहीं। आप एक मंडल में बताइए हमको, आप तो गोंडा में भी आपका चैनल है, बलरामपुर में भी आपका चैनल चल रहा है, आपके तमाम लोग वहाँ हैं। आप बताइए हमको कि क्या वहाँ पे विकास हुआ है? उसी हमारे मंडल में बता दीजिए, ये 8 सालों में ये नई चीज़ बनी है। इसी से मेरा सवाल आता है क्योंकि ये असेसमेंट तो पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है और खासतौर से विपक्ष में जो बड़ी भूमिका इस समय समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि बीएसपी उस तरीके से फाइट करती नजर नहीं आती। आपका भी चुनाव के नतीजे जब आए होंगे, क्योंकि एक आकलन था कि शायद बहुत अच्छी स्थिति में है समाजवादी पार्टी, चुनावी नतीजों में नहीं दिखा। तो मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि जब चुनाव हारे उसके बाद जो पार्टी के नेताओं में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो असेसमेंट हुआ कि किस वजह से बीजेपी के पक्ष में लहर है और कहाँ कमी रह गई, तो वो कमी कहाँ पाई गई पार्टी के अंदर? देखिए, लहर कुछ नहीं थी, बस समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम किए गए थे, उसको जनता के बीच में अच्छी तरह से हम लोग ले नहीं जा पाए कि हमने क्या-क्या किया है। जैसे कि एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने बनाया, 1090 में 108 चालू किया गया, और मतलब 10th और 12th पास स्टूडेंट को सबको लैपटॉप दिया गया। मतलब मेट्रो चालू किया गया, और मैं आगरा और बनारस के मेट्रो का प्रपोज़ल भी रखा गया। जो अभी ये एक्सप्रेसवे बना है बाद में, ये भी समाजवादी पार्टी की ही देन है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो इन सब चीज़ों को जनता के बीच में सही तरीके से रख नहीं पाई समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग, इस चीज़ में कमी रह गई। दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक, उनकी जो पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम की, उसको धार दे के काम किया, और हमारे जो काम थे उस काम को हम लोग सही तरीके से ना रख पाने की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। ठीक है, अब मेरा सवाल देश की राजनीति को लेकर भी होगा आपसे, क्योंकि ये आप खास तौर से अगर आप पूरे देश की राजनीति इस समय देखें तो ये एक मुद्दा जरूर उठता रहा है कि एक मजबूत विपक्ष नहीं है, और उसमें जो कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए वो जितनी सिमट रही है तो क्षेत्रीय दलों की उतनी भूमिका बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि आप अगर यूपी में देखेंगे तो खास तौर से नजर जाती है समाजवादी पार्टी पर। मैं कुछ मुद्दों पर आपकी राय जानना चाहता हूं। खास तौर से पहला मुद्दा है वक्फ को लेकर। हमने देखा किस तरीके से संसद से सड़क तक इसको लेकर तमाम सवाल उठे। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, वफ़ का मामला ऐसा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वफ़ को समझने की ज़रूरत है। वफ़ पूरी तरह से असंवैधानिक, जो ये कानून बनाया गया है पूरी तरह से असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए कहते हैं इसको कि वक़्फ़ को पहले आप समझिए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूँ कि आपके पास 10 बीघे ज़मीन है, आपके पास 10 बीघे ज़मीन है, और आपने 5 बीघे ज़मीन वक़्फ़ कर दिया है कि इस पैसे से सिर्फ़ गरीब बच्चों की शादी या उनको पढ़ाई के लिए ये खर्चा किया जाए। और
इस तरीके से तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास संतान नहीं थी, तमाम लोग दे के चले गए। बहुत से लोगों ने इस तरीके से वक़्फ़ किया है अपनी खुशी से कि इस हमारे इस पैसे से, हमारी इस प्रॉपर्टी से, हमारी इस ज़मीन से जो भी इनकम होगा, वो गरीब बच्चों की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए खर्चा किया जाएगा। तो जब वक़्फ़ करते थे पहले 50 साल पहले, तो ₹10 के स्टैम्प पेपर पे, ₹5 के स्टैम्प पेपर पे, ₹2 के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देते थे और वो चीज़ें चली आ रही हैं। अब सरकार वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल लाके उसमें उनका हक छीन रही है। वो कह रही है कि उसकी निगरानी डीएम के कलेक्टर के अधीन जाएगा। उसमें ऐसा जब हम संविधान में हमको अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए स्वतंत्रता हमको दी गई है आर्टिकल 15 में, तो फिर हमको ये क्यों रोका जा रहा है? इसमें जो काउंटर पॉइंट है बस छोटे छोटे में मैं उसको लाना चाहता हूं, जिसमें सरकार की ओर से, बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है, पहला पॉइंट, वक्फ में नाम पर कितने लोगों का इससे भला हुआ यह डेटा नहीं दिया गया कभी। दूसरा पॉइंट ये दिया गया कि कुछ चुनिंदा लोगों का इस पर कब्जा है, वो एक तरीके से अपनी मिल्कियत की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीबों का इससे भला नहीं हो पाया। और तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि किसी भी जमीन पर दावा ठोक देने के, जो इस मुद्दे को आप देखें तो देश भर में ऐसी प्रचार किया जा रहा है कि किसी भी ज़मीन पे दावा ठोकने के बाद आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वक्फे पास जाएंगे, जिसमें आपके पास जरह का अधिकार नहीं बचता। इन 3 पॉइंट पर आपकी राय क्या है जो काउंटर किया जाता है बार बार बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी तो कह रही थी 3 तलाक से बहुत फ़ायदे होंगे। कितने फ़ायदे हुए बीजेपी ने आज तक आंकड़े नहीं दिए। बीजेपी कहती थी कि नोटबंदी से सारा आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। उसने कोई नोटिफ़िकेशन जारी करके नहीं बताया कि हमने नोटबंदी किया, उसके ये फ़ायदे हुए। बीजेपी हवा में बातें करती है। बीजेपी जो कहती है, बीजेपी कहती थी कि हम 100 दिन भाइयों-बहनों हमको दे दीजिए, 100 दिन में हम विदेश से इतना पैसा ले आएँगे कि हर एक खाते में 15 करोड़ चला जाएगा। अब वो अमाउंट इतना हो गया है कि हर एक खाते में 50 करोड़ पहुँच जाएगा। वो स्विस बैंक में वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बीजेपी कहती क्या है, करती क्या है, वो तो सभी देशवासियों को पता है। बीजेपी सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म की राजनीति कर रही है, एक दूसरे को लड़ा रही है और अडानी-अंबानी के इशारे पे ये काम जो वक़्फ़ का काम हो रहा है, सारे चीज़ें सभी को पता है। हर कोई जानता है कि बीजेपी कहती जो है, वो करती तो बिल्कुल ही नहीं है। तीसरा पॉइंट, मैंने राष्ट्रीय मुद्दों की बात की थी कि ऐसा मुद्दा है या ऐसी शख्सियत है जिनके इर्द गिर्द सारे मुद्दे घूमते हैं। मैं बात कर रहा हूं पीएम मोदी की, और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जहां भी चुनाव होता है, जैसा कि 27 में अभी बिहार में होने वाला और 27 में यूपी में होना है, और आमतौर पर हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी फुल फाइट में होगी भी तो आखिरी मौके पर जब पीएम मोदी की रैलियां होती, इससे पहले हमने तमाम चुनावों में देखा है कि उसका असर ऐसा होता है कि कुछ परसेंट वोट शिफ्ट हो जाता है। आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है पीएम मोदी का केंद्र में होना, जिसका असर भले यूपी में चुनाव हो उस पर पड़ेगा, या राष्ट्रीय मुद्दों का असर यूपी की राजनीति पर पड़ेगा? देखिए, सभी समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सभी समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार में इनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती और 2024 में ये दिखा भी दिया है। और अब जितनी भी इनके वादे थे, 2014 से लेके 2014 में वादे किए, 2017 में वादे किए, 2019 में वादे किए, 2019 के बाद में लोगों को वो समझ में आ गया और अब 2024 का इलेक्शन आया, उसमें लोगों ने मन बना लिया है कि अब जो इंडिया अलायंस के लोग जो कह रहे हैं कि पिछड़े अति पिछड़ों, जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और पिछड़ा समाज जाग चुका है। पिछड़ा दलित पूरी तरह से तैयार बैठा है इनको हटाने के लिए। और जो आने वाला चुनाव है, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे 2029 में केंद्र सरकार का चुनाव, सारे पीडीए समाज जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस पीडीए को आगे लेके बढ़ रहे हैं, पीडीए पूरा इकट्ठा हो चुका है। 80% वोट पीडीए समाज के साथ है। आखिर में आसिफ साहब, मैं आपसे पूछूंगा कुछ राजनेताओं के नाम, और मैं जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है उन नेताओं को लेकर, और मैं ऐसा कोई
आपको मुश्किल में डालने वाला सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक शख्सियत से शुरू करते हैं। आजकल ओवैसी साहब की चर्चा तब से बहुत है जिस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद बढ़ा, और अचानक से जो उनका विरोध कर रहे थे बहुत से लोग उनकी समर्थन की बात करने लगे, क्योंकि उनके जो बयान आए वो काफी राष्ट्रवादी लाइन पर थे। आप किस तरीके से देखते हैं जो अचानक से छवि बदली है ओवैसी की, और क्या मैसेज गया इसमें माइनॉरिटी जो पूरा समुदाय है उस पर? देखिए, राजनीति में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में सब एक दूसरे का भले ही कितना भी विरोध कर लें, लेकिन जब हमारे देश की बात आएगी तो फिर हम सब एक हैं। चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी दल हो। जब दूसरे मुल्क की बात आएगी, जब हमारे देश की बात आएगी कि हमारे साथ कोई दूसरा गलत करेगा, तो हम सब लोग एक साथ हैं। तो ओवैसी साहब ने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा, और देश के साथ खड़े रहे, और सभी लोग को खड़ा होना चाहिए, और सभी लोग खड़े भी हैं। दूसरा किरदार, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में जिस समय पूरा गठबंधन साथ में आया था तब से ये चर्चा बन रही कि कौन इसे लीड कर सकता है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखते हैं तो सिर्फ यूपी की राजनीति पर देखते हैं उनको, या आपको लगता है कि आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका पर आपको लगता है कि अखिलेश यादव लीड कर सकते हैं? देखिए, इस पे मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा। अभी फ़िलहाल तो हमारा फ़ोकस है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना। 2027 में सबसे पहले हमारा लक्ष्य है, सबसे पहले 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। 2027 के मिशन में तो आप जुटे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि उतरौला में देखा हमने कि लास्ट टाइम तक कैसा सस्पेंस बना रहा, अगर आपको चुनाव ना लड़ाने का फैसला लेती है पार्टी, आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या कदम होगा आपका? अगर पार्टी का जो फैसला होगा, हमेशा पार्टी के साथ ही खड़े रहना है। हम जिस भी पार्टी में रहे हैं, जब हम 2022 में आए थे जनवादी पार्टी के थ्रू, तो हम उसके साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन जब वो अलग हो गई, भारतीय जनता पार्टी में चली गई, तो हम समाजवादी पार्टी में आ गए। अब समाजवादी पार्टी में जो पार्टी का आदेश होगा, अब वहाँ से अनवर हाशमी साहब को टिकट अगर मिलता है तो उनको विधायक बनाया जाएगा। हमारे डॉक्टर अनवर महमूद साहब अगर लड़ते हैं, उनको जिताया जाएगा। हमारे डॉक्टर एहसान साहब हैं, उनको अगर टिकट मिलता है तो उनके लिए जी जान से मेहनत किया जाएगा। जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, कुल मिला के उसके साथ जी जान से हम खड़े रहेंगे। तो आखिर में इसे ऐसे समअप कर सकते हैं कि ना आप उतरौला छोड़ने वाले हैं, ना ही आप समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। चुनाव में जैसा भी फैसला पार्टी का होगा आपको स्वीकार है? हाँ, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, और किसी भी तरीके से जो भी इंडिया अलायंस का निर्णय होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। मैं और मुश्किल में नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे और दर्शकों को इशारा मिल गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, और ज्यादा वक्त नहीं है, उसमें पता भी चल जाएगा। लेकिन जो आप खुले तौर पर कहना चाहते हैं, इशारों से नहीं, वो आप दर्शकों से कह सकते हैं। जो दर्शक आपको आपके क्षेत्र के सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, सपोज़ वो सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती है, तो क्या मैं साथ छोड़ दूँगा? इंडिया अलायंस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पूरे प्रदेश में इंडिया अलायंस साथ में लड़ रही है। तो हमको ये नहीं देखना है कि कौन-सी सीट कौन लड़ रहा है। 403 सीटें सभी हम लड़ेंगे, और ठीक है, 403 सीटें जब हम कहेंगे तो हमको इंडिया अलायंस ही कहना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरा जो आखिर में मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसी बात है जो आप दर्शकों से कहना चाहते हैं, उतरौला के जो आपको सुन रहे हैं? उतरौला के दर्शकों को यही कहना है कि अगर विकास चाहते हैं, सिर्फ उतरौला नहीं प्रदेश की विकास चाहते हैं, तो इस सरकार को हटाना होगा। इंडिया अलायंस की सरकार, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना होगा, और जितनी मजबूती से हम सब एक होकर रहेंगे तभी हम सीट जीत सकते हैं। हम आपस में अगर गुटबाजी करते रहेंगे, जिसे भी टिकट मिले, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, जिसे भी टिकट मिले सभी लोग मिल के उसे चुनाव जिताने का काम करें। ये दिमाग से निकाल दें कि हमको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। जिस किसी को भी शीर्ष नेतृत्व से आदेश हो जाता है कि चुनाव लड़ने का, उसे सब मिलकर एक होके उसे जिताने का काम करें। अजीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी, आपने इतना समय दिया, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपका चैनल। हम लगातार देखते रहते हैं, बलरामपुर पोस्ट भी और गोंडा पोस्ट भी
और हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में आपका चैनल इसी तरीके से तरक्की करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि जो भी संभावना होगी उसमें आपका कदम होगा पार्टी के हित के साथ में। जो भी संभावना बनती है चुनाव के दौरान आपका एक बार इंटरव्यू और करेंगे। अभी हमने फिलहाल सारे मुद्दों को समेटने की कोशिश की है, उत्तरौला की समस्याओं से लेकर प्रदेश और देश की राजनीति में क्या बदलाव आप देख रहे हैं और किस तरह की सोच आपकी है। और हम एक बार जरूर चुनाव के वक्त जब आप प्रचार कर रहे होंगे, दोनों संभावनाओं की सूरत में अगर आपको टिकट मिलता है तो भी, या आप किसी के साथ खड़े होते हैं तो भी आपका इंटरव्यू जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।